जैसे कि पहला क्लास में बायोटेक्नोलॉजी का बहुत सारा चीज़ बताया, उसमें हमने ये बात किया कि कैसे इंजाइम बनाया जा सकता है। इंजाइम टेक्नोलॉजी नंबर 1, पहला क्या बात किए थे? इंसुलिन प्रोडक्शन किए थे, फिर हार्मोन प्रोडक्शन किए थे। ये सब क्या है? एप्लीकेशन। और आज फोर्थ एप्लीकेशन पढ़ेंगे, डेट इज इंटरफेरेंट प्रोडक्शन। समझे? उसका वो पहला मॉड्यूल था जी, वो ये सेकेंड मॉड्यूल होगा बायोटेक्नोलॉजी से लेकर। हालांकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में और भी बहुत सारे पढ़ा चुके हैं। तो देखो फोर्थ क्या है कि इंटरफेरेंट प्रोडक्शन। ये क्या है? इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है ये समझना होगा। ये सिग्नलिंग प्रोटीन्स है, यानी कि इसी को साइटोकिन्स भी कहते हैं, साइटोकाइंस। साइटोकाइंस का मतलब होता है कि सिग्नलिंग प्रोटीन्स दैट हैव द एबिलिटी टू स्टॉप वायरसेस। जो वायरस बाहर से जो पैथोजेंस आते हैं अटैक करते, जैसे कोविड-19 चल रहा है अभी, बाहर से जो अटैक करने के लिए आएंगे, तो कुछ सेल क्या करेगा? काउंटर करके कुछ सेल अपने आप को क्या करेगा? डिस्ट्रॉय कर लेगा। वहाँ वो सिग्नल दे देगा बाकी दूसरे को कि भाई तुम तैयार रहो। समझे बात को? यानी कि इसका जो सिग्नल देना, बाकी सेल को सिग्नल देना कि भाई एक्टिवेट हो जाओ, WBC एक्टिवेट हो जाओ, लड़ना है इस वायरस से, ये काम करता है ये चीज। हाँ, इंटरफेरेंस ये काम करता है। देखो इंटरफेरेंस क्या है? सिग्नलिंग प्रोटीन से डेट एबिलिटी, जिसके पास क्षमता है वायरस को रोकने का। तो कैसे? देखो कभी भी व्हेन देयर इज अ वायरल इन्वेजन, कभी भी वायरल इन्वेजन होता है, यानी कि पैथोजन का हमला होता है, तो वायरल इन्फेक्टेड से रिलीज इंटरफेरेंस। जो वायरल इन्फेक्टेड सेल, जो सेल वायरल से ग्रसित हो गया, समझे? जो सेल पे अटैक हो गया वायरस का, जो ग्रसित हो गया, वो इंटरफेरेंस यानी कि साइटोकाइंस रिलीज करेगा। ठीक है, यानी कि वो प्रोटीन्स रिलीज है, वो प्रोटीन रिलीज करेगा, कॉजिंग अदर सेल्स टू इंक्रीज द एंटीवायरल डिफेंस। बाकी सेल को बोलेगा भाई तुम उठ जाओ, हम तो जख्म हो गए, तुम हो जाओ, सिग्नल दे देगा वहां से उसको। वो क्या करेगा? देखो, तो टू इंक्रीज देयर एंटीवायरल डिफेंसेस, दूसरे सेल को, इट कॉजेज द सिंथेसाइज ऑफ सेवरल एंजाइम्स व्हिच इनहिबिट वायरल ग्रोथ। उससे क्या होगा? बहुत सारे एंजाइम्स से बोले प्रोटीन्स है, वो ग्रोथ हो जाएंगे और वो पूरी तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म बन जाएगा कि हमारा दोस्त को तो खा ही गया तुम, अब हमको नहीं खा पाएगा। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं इसको सिग्नलिंग प्रोटीन सही सिग्नल देता है। समझे? द इंटरफेरेंस ऑल्सो एक्टिवेट, अब देखो यही बोल रहा है कि WBC को भी एक्टिवेट करता है, which attack and destroy the virus। WBC देखते हो, इसमें lymphocytes है ना, अलग अलग है तुम्हारा। हाँ हाँ, वेरी गुड। ठीक है कि नहीं है? पहले ये बात कौन है कि नहीं है? lymphocytes सब है ना, कि पहला मैकेनिज्म के तौर पे काम करता है। देखो तो इंटरफेरेंस जो है तुम्हारा, ये WBC को भी एक्टिवेट करता है, जो कि अटैक करता है, वायरस को डिस्ट्रॉय कर देता है। इंटरफेरेंस वे नेम फॉर इट्स एबिलिटी। इंटरफेरेंस को इंटरफेरेंसी से क्यों बोला जाता है नाम? ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि उसके पास एबिलिटी है इंटरफेयर करने का, कि वायरल ग्रोथ होने नहीं देंगे बॉडी में। आओ तुम देखते हैं भाई कितना है, तुम मर जाएंगे, मैं दूसरे वालों को उठा देंगे। उठ गया दोस्त लोग, पूरा हो हल्ला किया जा रहा है कौन चोरी किया, और पूरा अटैक। इतना अच्छा काम, इसलिए हम इसको इंटरफेरेंस कहते हैं। इंटरफेरेंस ऑल्सो फाइट अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड पैरासाइट इन्फेक्शन, इसलिए मैंने पैथोजन का यूज़ किया था। सब पैथोजन में कोई भी हो सकता है बाहर से, ये केवल वायरस के लिए नहीं है, ये बैक्टीरियल भी इन्फेक्शन हो सकता है बाहर का, पैरासाइट भी हो सकता है। इंटरफेरेंस आर यूज एज अ ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड के टाइम में भी बाबू ये काम आता है, इन्फ्लुएंजा के टाइम में, हेपेटाइटिस के टाइम में भी आता है। 1980 के दशक में क्या हुआ? देखो अमेरिकन साइंटिस्ट ने सक्सेसफुली प्रोड्यूस कर लिया था इंटरफेरेंस को, समझे, अपने लैब में, और यूजिंग जीन क्लोनिंग इन बैक्टीरिया। जीन क्लोनिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू इन्होंने कर दिया, जो कि बैक्टीरिया कहाँ पाया था, वो बैक्टीरिया कहाँ इंटेस्टाइन में पाया जाता था, उस बैक्टीरिया को यूज़ करके इन्होंने इंटरफेरेंस प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, अब ये सब बायोटेक्नोलॉजी का हिस्सा है। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी में कैसे इसका वो आया है, एप्लीकेशंस आया है, वही हमको बता रहा है कि 1980 में क्या ऐसा हुआ है घटना। लेटर देखो ह्यूमन ल्यूकोनाइट इंटरफेरेंस, यानी कि दूसरा इंटरफेरेंस वाज प्रोड्यूस बाय अटैचिंग अ जीन सीक्वेंस। मतलब बोला था ना पहले, एक जीन पर्टिकुलरली क्या किया तुमने, ईस्ट में या ई कोलाई में कर दिया तो वो तुम्हारा क्या इंसुलिन बन जाता था। वो पहला वाला जो टॉपिक बताए थे इससे पहले बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट वाला मॉडल, वही बोला कि लेटर क्या हुआ कि एक इंटरफेरेंस डेवलप किया गया। कैसे? कि जीन को ईस्ट के साथ मैच कर दिया गया। इस सेल कुड प्रोड्यूस अबाउट 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ इंटरफेरेंस। इससे क्या हुआ कि तुरंत इस सेल जो अटैच हुआ, जीन जाकर वो अटैच हुआ, और जो सेल है वो सेल बहुत ज़्यादा तुम्हारा इंटरफेरेंस प्रोड्यूस कर दिया, अभी बहुत सस्ता में, यानी कि ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा लैब में, आराम से। अब वो हमको चाहिए, और बायोटेक्नोलॉजी का हिस्सा वो चाहिए ह्यूमन बींग के लिए। तो देखो इंटरफेरेंस प्रोडक्शन, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के यूज़ से जीन को हमने इससे प्रोड्यूस कर दिया, और उसके बाद जो सेल, उसका जो सेल है, सेल प्रोड्यूस करा नंबर ऑफ साइटोकिनेसिस, यानी कि नंबर ऑफ इंटरफेरेंस।
समझे? अब देखो, हाँ अच्छा डबल डबल डाल दिएगा, डबल आ गया, चलो कोई बात नहीं। तो ये पहला हो गया, यानी कि पहला क्या हो गया, मतलब फोर्थ वन जो आज की क्लास में पहला होगा, जैसे इंटरफेरेंट प्रोडक्शन। अब दूसरा जानते हैं हम लोग, दूसरा एप्लीकेशन फर्मेंटेशन बाय टेक्नोलॉजी। देखो फर्मेंटेशन मतलब सिंपल है, सबसे सिंपल समझना होगा तुमको कि दूध से दही बनना विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिली, ये क्या है, फर्मेंटेशन है। एक सेप से दूसरा सेप बदलना विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स, क्योंकि बायो टेक्नोलॉजी का मतलब यही है कि टेक्नोलॉजी में बायोलॉजी का बेसिक्स हो, वही बायो टेक्नोलॉजी है। यस, टेक्नोलॉजी में बायोलॉजी का बेसिक्स हो। बायोलॉजी इज ऑल टेबल एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना। तो इसमें समझो कि फर्मेंटेशन का डेफिनेशन का मतलब क्या होता है। देखो इसमें बहुत सिंपल तरीके से दिया गया है कि कोई भी टेक्निक जिसमें आप क्या कर रहे हैं कि यूजफुल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बना रहे हैं फ्रॉम लेस यूजफुल वंस बाय द यूज ऑफ एंजाइम्स और सेल और एंजाइम्स के मदद से जो यूजफुल चीज, जो अनयूजफुल चीज था यानी कि लेस यूजफुल चीज था, उसको आपने कन्वर्ट किया मोर यूजफुल चीज में। और किसके पर्सपेक्टिव से, ह्यूमन पर्सपेक्टिव से। क्यों, हमको काम आ रहा है तभी हम कर रहे हैं ऐसा। तो यही क्या है, फर्मेंटेशन। जैसे दूध से हमने दही बनाया क्योंकि दही का ज़्यादा जरूरत था हमको, समझे? हाँ, अब जो भी हो, ठीक है ना। पहला, या फिर दूसरा डेफिनेशन ये भी दे सकते हो कि एनी प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट बाय मींस ऑफ मास कल्चर ऑफ माइक्रो, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सहयोग से जब भी हम कोई चीज़ को बनाते हैं वही फर्मेंटेशन है। लैक्टोबैसिली, ठीक है ना, लैक्टोबैसिली के यूज से हम बनाए कि नहीं बनाए, मिल्क को कर्ड में बनाया गया। अब देखो इसमें क्या क्या है फर्मेंटेशन। देखो फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी का यदि तुम इतिहास पढ़ोगे तो 6000 साल पुराना है, यानी कि बायो टेक्नोलॉजी प्रॉपर डेवलप भी नहीं हुआ था, मगर अनोइंगली हम लोग इस चीज़ कर रहे थे। देखो हमने तो हर समय बोला कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोई नया चीज़ नहीं है, नेचर का भाषा है, उसको हमने समझने का प्रयास किया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी यही है, नेचर का अपना भाषा है, बस नेचर का भाषा समझ जाओगे तो अपने आप तुम विकसित कर दोगे चीज़ों को, समझे ना। जैसे हम पुष्पक विमान का बात करते हैं, हमने भाषा समझ लिया, हमने बना दिया है मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, हमने बस समझा है ईमानदारी से नेचर को। आर गेटिंग मी? देखो तो फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी क्या है, एम एट मेकिंग दिस प्रोसेस मोर एफिशिएंट, प्रोडक्टिव एंड इकोनॉमिकल। लेकिन फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी बायो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हिस्सा है। इसका मकसद क्या है कि कोई भी चीज़ को बनाएंगे एफिशिएंट हो, यानी कि अच्छा प्रोडक्टिविटी हो, प्रोडक्टिव हो, इकोनॉमिकल। अब बताओ दूध से दही बना रहे हो और 5 करोड़ रुपया लग रहा है, क्यों करोगे ऐसा काम? तुम इकोनॉमिकल भी तो होना चाहिए। वो रात को माँ जोड़न डाल देगी, अपने आप बन जाएगा सुबह, और सुबह थरिया और लेके पहुँच रहे हो, है ना, थाली लेके कि हमको भी खाना है, हमको भी खाना है। और 4 दिन पहले तो चूड़ा मुड़ी लाए थे और तिलकुट भी बगल में पड़ा हुआ है। मकर संक्रांति में यही रहता है ना। तो यही चीज़ है कि इकोनॉमिकल होना चाहिए, प्रोडक्टिव होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए। देखो फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी ओल्डेस्ट है, वही तो बोले बायो टेक्नोलॉजी प्रोसेस का सबसे ओल्डेस्ट है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे ये 6000 साल से चल रहा था जी, ओल्ड है, यानी कि 6000 2000 उधर कर दो, ये बाबू न्यूलिथिक पीरियड में जाकर मर्ज कर जाएगा ये, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी पीछे का बात है, तब से चल रहा है। क्यों? देखो क्योंकि एंशिएंट फर्मेंटेड फूड प्रोसेस पाए गए जहाँ पे ब्रेड बनाने का बात था, वाइन, चीज़, कर्ड, इडली, डोसा, सब में तुम्हारा फर्मेंटेशन है। जैसे कि दारू बनाया जाता है, दारू में भी पूरा फर्मेंटेशन है। ग्रेप्स को कैसे तुम्हारा चेंज किया जाता है, पूरा फर्मेंटेशन है। वहाँ पे बैक्टीरिया काम करता है, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करता है। देखो ये 6000 साल पुराना है, डेवलप लॉन्ग बिफोर। अभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं नहीं होते हैं, बायोटेक्नोलॉजी क्या है नहीं है, कुछ पता नहीं था लोग को, वहाँ बहुत पहले 6000 साल से ही चल रहा है ये। फर्मेंटेशन इंडस्ट्री यूजेस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एज अ रॉ मटेरियल। फर्मेंटेशन में इंडस्ट्री क्या है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं एज अ रॉ मटेरियल्स के लिए, और उसी को कन्वर्ट करते हैं जिसमें तुमको डिजायरेबल चीज़ है, तुम्हारी डिजायरेबल चीज़ दूसरा है, तो तुम रॉ मटेरियल्स एग्रीकल्चर का सामान लेके तुम कर रहे हो। दिस एबिलिटी ऑफ लिविंग सेल इज कॉल्ड, जो एबिलिटी है, जो तुम्हारा कैपेबिलिटी एबिलिटी है लिविंग सेल का, इज यूज्ड इन फर्मेंटेशन। क्या लिविंग सेल क्या कर सकता है, उसी चीज़ को हम फर्मेंटेशन में यूज़ करते हैं और एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं। जैसे देखो जूस ऑफ ग्रेप्स कंटेनिंग ग्लूकोज इज ब्रोकन। देखो जो ग्रेप्स है, ग्रेप्स का जो जूस है उसको हम चेंज कर देते हैं, इथाइल अल्कोहल बना देते हैं, खूब आदि मस्ती से मारता है ना। जैसे मेडिटेरियन क्लाइमेट में पढ़ाए थे ना ज्योग्राफी में, खूब दारू चलता है वहाँ पे। यस सर, बिल्कुल यही है तुम्हारा। क्या करता है तुम्हारा ईस्ट सेल जो है वो चेंज कर देता है और इथाइल अल्कोहल मिल जाता है। तुम लोग खूब उस समय गर्लफ्रेंड को याद करते हो, ठीक है ना। धोखा नहीं भी दिए तो बाबू ज़बरदस्ती भी देना है अपने आप को उस समय,
और खूब कोसना है सबको, यही होता है। हम दाद देते हैं तुम्हारी ईमानदारी पे। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट देखो, अब ये समझना होगा कि सेल कब डिस्कवर हुआ था, क्या क्या चीज़ इससे इन्वॉल्व थे, गोल्गी एपेटस माइटोकॉन्ड्रिया, जो बचपन से ही तुम लोग पढ़ रहे हो, है ना। देखो सेल पहली बार डिस्कवर हुआ था 1665 में, बताओ इतना पुराना चीज़ है। रॉबर्ट हुक किए थे और उन्होंने ये शब्द दिया था सेल, ठीक है। उसके बाद देखो रॉबर्ट ब्राउन हुए थे, वो सेल न्यूक्लियस को डेवलप किए थे। सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होता है, यस, जो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है तुम्हारा। 1833 में, यानी कि बहुत सालों बाद। उसके बाद सेल डीएन और स्क्या वन करके आए थे, इन्होंने सेल थ्योरी दिया था 1839 में, ठीक है, जो कहता है कि ऑल लिविंग सेल और जितने भी ऑर्गेनिजम्स वो सेल से ही बने हैं, और सेल बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है। वही है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे घर का बेसिक बिल्डिंग ईटा होता है, है ना, ईटा को ही जोड़ते जोड़ते घर बनता है जी, ईंट को जोड़ते जोड़ते बनता है ना। उसी तरह सेल क्या है कि सेल को ही बनते 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 वो एक ह्यूमन बीइंग बनता है, या कोई भी तुम्हारा ऑर्गेनिज्म बनता है। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवर हुआ 1940 में, देखो यहाँ से बहुत बड़ा क्रांति हुआ है। तब जाकर पता चला कि ओ सेल मजाक का चीज़ नहीं है, इसके अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। उसको जूम करके देखा गया। तुम तो अच्छे से मेडिकल फील्ड में जुड़े हो, तुम तो माइक्रोस्कोप के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो, है ना। देखो इसी में तुम देखोगे माइटोकॉन्ड्रिया है ना, पढ़ेंगे इसके बारे में, मेम्ब्रेन है, बहुत तरह का बात है। आगे बढ़ जाते हैं। साइटोप्लाज्म देखो, साइटोप्लाज्म अब थोड़ा बेसिक जान लेते हो, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में तुमको बायो के बारे में बहुत अच्छा जानकारी होना चाहिए, तभी इस टेक्नोलॉजी को समझ पाओगे। देखो साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये सब्सटेंस है जो कि सेल मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है कि जो सेल को कवर किया है। एक सेल को आउटर बाउंड्री होगा ना जी, ये आउटर बाउंड्री है, देख रहे हो, ये आउटर बाउंड्री है, यानी कि सब्सटेंस जो प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस देख रहे हो, न्यूक्लियस और इसके बीच में जो भी प्रेजेंट है सब साइटोप्लाज्म है। यानी कि सब्सटेंस है जो सेल मेम्ब्रेन, देखो सेल हो गया ये पूरा स्ट्रक्चर, इसके ऊपर है ना जी, ये वाला स्ट्रक्चर, ये सेल मेम्ब्रेन है, और ये क्या न्यूक्लियस है, इसके बीच में जो भी चीज़ है सब साइटोप्लाज्म है, समझे। तो यही सब्सटेंस जो प्रेजेंट रहेगा सेल मेम्ब्रेन, यानी कि आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल एंड द न्यूक्लियस, सभी क्या कहलाएंगे, साइटोप्लाज्म कहलाएंगे। ये फ्लूइड लाइक सब्सटेंसेस है जिसमें बहुत सारे चीज़ होते हैं, जैसे देख लो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, राइबोसोम से सभी चीज़ पाए जाते हैं। और जितने भी ऑर्गेनेल्स पाए गए, यानी कि ऑर्गेनेल्स मतलब क्या होगा, बहुत छोटे छोटे चीज़, सबका अपना अपना फंक्शन होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्या पावर हाउस है ना, अपना सबका अपना अपना काम होता है। देखो अब न्यूक्लियस समझ लो कि न्यूक्लियस क्या होता है। जो न्यूक्लियस स्फेरिकल है ना, कि गोल शेप का होता है। 3D देखो, एक सर्कल को 3D में बना दो, स्फेयर हो गया, लेंथ ब्रेथ हाइट, स्फेरिकल शेप होता है, और तुम्हारा वो सेल का सेंटर में उसका लोकेशन होता है न्यूक्लियस का। साइटोप्लाज्म से कैसे छूटा हुआ है, उसका डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होता है। देखो डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है ना, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखो, जूम कर दे रहा हूँ यहाँ पे। जो भी स्टूडेंट यूट्यूब पे देखोगे तुम लोग को भी समझ में आ जाना चाहिए। देखो जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे देखो, इसको जूम करो, देखो ये डबल लेयर है कि नहीं है, देखो ये देखो डबल लेयर, ये देखो डबल लेयर हो गया जी। तो इसमें तो वही समझो कि इट इज अ सेपरेट, साइटोप्लाज्म में कैसे छूटा हुआ है, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है, इसी को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। क्यों, न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। द मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन क्या पोरस होता है, पोरस मतलब क्या, उसमें छेद है, हल्का पोरस है वो, एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ मेटेरियल्स बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म से बहुत सारा चीज़ न्यूक्लियस में आता है, फिर न्यूक्लियस से बहुत सारा चीज़ साइटोप्लाज्म में निकलता है, उसमें पोरस है, बीच में छेद है, छलनी की तरह, जो चाय छाटते हो ना, छकनी कहते हो या छलनी कहते हो, जो भी कहते हो, ठीक है, उसी तरह पोरस है। न्यूक्लियस एक्ट एज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ, देखो न्यूक्लियस मजाक की चीज़ नहीं है, ब्रेन की तरह काम करता है। और न्यूक्लियस क्या करता है, पूरा कंट्रोल सेंटर है ब्रेन की तरह। सेल को क्या काम करने हैं, सेल को क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करना है, वो इंस्ट्रक्शन कहाँ से मिलता है, न्यूक्लियस से मिलता है। और न्यूक्लियस क्या है, डबल लेयर से स्ट्रक्चर्ड है, और उसको पोरस है, वहाँ से क्या होता है, साइटोप्लाज्म से बहुत सारे मटेरियल जाते हैं, वहाँ से फिर आते हैं। समझ में आया ना। अब देखो, अब यहाँ पे तुमको बहुत कुछ समझना होगा कि साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस कर दो, साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियस से जोड़ दो तो वो प्रोटोप्लाज्म हो गया, समझे। वही क्या है कि यानी कि विच इज द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल, यही तो सेल का जीवन होने का प्रमाण है। प्रमाण कब होगा, जब जाएगा चीज बीच। तो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इज अ प्रोटोप्लाज्म, इसका मतलब क्या है कि लिविंग सब्सटेंस ऑफ सेल, सेल जो जिंदा है वही कर पाता है ये चीज। न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, देखो न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर देखोगे ठीक से, इसमें बहुत तुमको न्यूक्लियस के अंदर बहुत थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे। वो क्या है तुम्हारा, उसको कहते हैं, देखो उसको कहते हैं क्रोमोसोम्स, वो क्रोमोसोम्स है।
अब ये क्या करते हैं देखो, दिस कैरी जीन्स, ये जितने भी तुम देख रहे हो न्यूक्लियस क्या करते हैं, जीन रखते हैं, और यही जीन क्या होता है तुम्हारा जो पेरेंट्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पास ऑन होता है बच्चे का। तो देखो कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, न्यूक्लियस का। दिस कैरी जीन्स और हेल्प इन एटेज और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, जो पिता से जो पुत्र को जाएगा या बच्चे को जाएगा, हाँ बिल्कुल, बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियस, बिकॉज ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है। जीन क्या है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, यानी कि जीन वो चीज़ है जो लिविंग सेल में इनहेरिटेंस देता है, यानी कि पेरेंट्स से बच्चे को पहुंचता है। इट कंट्रोल्स द ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू, ये कंट्रोल करता है कि चेहरा क्यों तुम्हारा पिताजी की तरह मिलता है, माताजी की तरह क्यों मिलता है, बिकॉज ऑफ हर जीन, समझे, बिकॉज ऑफ जीन। जीन कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है, वो क्रोमोसोम में पाया जाता है, वो आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो जीन कैरी द इन्फॉर्मेशन, वही तो बोला है, जीन इन्फॉर्मेशन कैरी करता है अबाउट योर ट्रेट्स, ट्रेट मतलब क्या है, तुम्हारा फीचर्स, तुम्हारा कैरेक्टर जो जनरेशन टू जनरेशन पास हो रहा है। दूसरा क्या है कि जीन आर मेड अप, जीन देखो मैंने बोला कि जीन किससे बना, डीएनए से बना, जीन कैसे बना, डीएनए से बना। जीन कहाँ पाया जा रहा है, न्यूक्लियस में पाया जा रहा है, यानी कि देखो कितना काम है न्यूक्लियस का, बहुत ज़्यादा काम है। तो वही देखो जीन क्या बना, डीएनए से बना। सम जीन्स एक्ट एज ए इंस्ट्रक्शन टू मेक मॉलिक्यूल्स कल प्रोटीन, और बहुत सारे जीन क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, उससे प्रोटीन्स बनता है। सो क्रोमोसोम्स कंटेन, इसका मतलब क्या हुआ, वही तो बात, यानी कि क्रोमोसोम क्या है, जीन है, क्रोमोसोम, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर जीन, वही बोला क्रोमोसोम्स कंटेन जीन विच कंटेन इन्फॉर्मेशन, जीन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है कि पिताजी से लेकर फादर जाएगा, वही इन्फॉर्मेशन क्या है, डीएनए है, कि डीएनए जीन का पर्टिकुलर हिस्सा डीएनए, डीएनए रिस्पॉन्सिबल है कि जो तुम्हारा फादर का जो पिक्चर्स होगा, जो भी चीज़ है, ट्रेट्स है, वो तुम्हारे अंदर पास हो। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, देखो अब तुम अंदर का यात्रा करो, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में प्रोटोप्लाज्म हो गया, दोनों का मिश्रण। न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के बाहर दो तुम्हारे लीड स्ट्रक्चर पोरस है वो, न्यूक्लियस के अंदर घुसोगे तो विल गेट क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर घुसोगे विल गेट जीन, जीन के अंदर घुसोगे तो डीएनए, समझ में आया ना, वही चीज़ है। हाँ उसको जूम करते गए बढ़िया से कि क्रोमोसोम कंटेन जीन, ठीक है, जो जीन रहेगा, ठीक है, जो कि स्पेशल आपका जो स्पेशल इनहेरिटेंस फीचर्स दिखाएगा पेरेंट्स का ऑफस्प्रिंग में, किसके फॉर्म में, डीएनए के फॉर्म में। बोलते हैं डीएनए टेस्ट करवा लो, पता चल जाएगा कौन है, किसका पुत्र कौन है, वो पता चल जाता है, बिकॉज ऑफ दिस थिंग। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन, वही बोला कि डीएनए मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन नेसेसरी है और ऑर्गेनाइजिंग सेल, यानी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइज सेल किस तरह ऑर्गेनाइज होगा, यानी कि देखो हमारा स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है ना, कोई गोरा हो जाता है, कोई काला हो जाता है, कोई छोटा हो जाता है, कोई मोटा हो जाता है, अलग अलग तरह का होता है, बिकॉज ऑफ दिस डीएनए मॉलिक्यूल्स। क्यों, क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि जरूरी है आपको ऑर्गेनाइज, सेल किस तरह ऑर्गेनाइज करे अपने आप को। क्रोमोसोम कैन सीन ओनली विद व्हेन द, देखो क्रोमोसोम तभी दिखेगा, कैन सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड्स, जब सेल डिवाइड होगा तभी क्रोमोसोम यू गेट टू नो, यू विल गेट टू नोटिस। इन अ सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग, जहाँ पे तुम्हारा सेल डिवाइड नहीं होगा, डीएनए इज प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल, वहाँ पे क्या होगा कि डीएनए प्रेजेंट होगा मगर वो दूसरे मटेरियल के तौर पे होगा, इसके तरह नहीं होगा, यानी कि डिफरेंट है। सेल जहाँ पे डिवाइड हो रहा है वहाँ पे क्रोमोसोम दिख सकता है, यदि सेल डिवाइड नहीं हो रहा तो वहाँ पे डीएनए अलग रूप में प्रेजेंट रहता है। देखो क्रोमैटिन कब विजिबल होगा, क्रोमैटिन इज विजिबल एज एन इंटेंगल मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्रोमैटिन जहाँ पे सेल डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे सेल डिवाइड नहीं हो रहा है, जहाँ पे डीएनए प्रेजेंट है, जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा है तो डीएनए किस तरह प्रेजेंट है, क्रोमैटिक मटेरियल की तरह प्रेजेंट है, ठीक है। क्रोमैटिन कब देख सकते हो, इंटेंगल मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर एकदम थ्रेड लाइक होता है, डोरी टाइप का, बोलते हैं रस्सा टाइप का होता है। व्हेनेवर जब सेल देखो, जब सेल इज अबाउट टू डिवाइड गेट सेपरेटेड, जब सेल डिवाइड होने वाला है तो क्रोमैटिन गेट सेपरेटेड फ्रॉम इनटू क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम से वो अलग निकल जाता है। जब सेल डिवाइड होने वाला है, देखो व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, जब सेल होने वाला है डिवाइड, द क्रोमैटिन मटेरियल्स गेट सेपरेटेड इनटू क्रोमोसोम्स, तो क्रोमोसोम से वो निकल के दूर चला जाता है, क्योंकि वो तभी रह सकता है क्योंकि सेल अब एक्टिव हो गया, और ये तभी रहेगा जब सेल एक्टिव नहीं रहेगा तब, तो वो अपना स्ट्रक्चर चेंज करके वो दूसरी जगह चला जाता है। और उस समय में डीएनए रह सकते हैं उसमें, ऐसे डीएनए तभी वर्क करते हैं जब तुम्हारा सेल डिवाइड होता है, समझे। जैसे कि फिर से मैं दोहराता हूँ, देखो कंफ्यूज नहीं होना है, क्रोमोसोम तभी तुम देख सकते, कैन बी सीन ओनली तभी देख सकते हो जब सेल डिवाइड हो रहा है। आई रिपीट, क्रोमोसोम तभी तुम देख सकते हो जब सेल डिवाइड हो रहा है, यदि सेल डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो उस समय डीएनए जो रहता है वो क्रोमैटिन मटेरियल के फॉर्म में रहता है,
और क्रोमेटिन मेटेरियल मतलब क्या होता है कि वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म में है, मगर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है जब सेल डिवाइड होना शुरू हो जाता है, समझे ना, तब वो क्रोमोसोम से अलग होकर वो चल जाता है, दूसरी जगह चल जाता है। वही बोला कि whenever the cell is about to divide, जब सेल डिवाइड होने में क्रोमेटिन मेटेरियल गेट्स सेपरेटेड इनटू क्रोमोसोम्स, सेपरेट हो जाता है, समझे बात को। अब डीएनए आरएनए देख लो, बेसिक चीज, डीएनए एंड आरएनए, द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स व्हिच आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। देखो इसमें तुमको समझना होगा, न्यूक्लियस के पास जानते हो क्रोमोसोम्स रहता है, ठीक है, जो कि तुम्हारा डीएनए और प्रोटीन से बना रहता है। डीएनए समझ गए, प्रोटीन समझ गए, ठीक है, प्रोटीन कुछ भी हो सकता है, एंजाइम सब प्रोटीन से, उसमें जो भी चीज़ पाया जाए सब प्रोटीन से। हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, इसका मतलब क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है जो कि रिंग लाइक बेंजीन, सुने हो ना, 6C6H6 बेंजीन, तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर, एरोमेटिक स्ट्रक्चर पढ़ते थे ना पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बिल्कुल। हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स मतलब क्या है, साइक्लिक कंपाउंड जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। हाइड्रोलिक साइक्लिक कंपाउंड में बहुत सारे तुम्हारा ये सब क्या है, नाइट्रोजनियस बेसिस है, जैसे कि उस दिन बताए थे एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन, थाइमिन, ये सब नाइट्रोजनियस बेसिस है। यानी कि देखते हो डीएनए अटैच रहता है ना, ए के साथ टी रहता है, जी के साथ दूसरा रहता है, इधर दूसरा भी होता है। जब ये शुगर से अटैच हो जाएगा हाइड्रोसिलिक कंपाउंड्स, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड्स। जब हाइड्रोसिलिक कंपाउंड्स यानी कि जो साइक्लिक कंपाउंड्स है, जब वो शुगर के साथ अटैच हो जाता है, शुगर मतलब C6H6 ऐसा वाला जो भी चीज़ है, ठीक है, उसके साथ जब अटैच हो जाएगा तो उसको न्यूक्लियोसाइड्स कहेंगे। यदि इफ अ फॉस्फेट कंपाउंड इज अटैच, जब फॉस्फेट अटैच हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड के साथ, तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। तो यानी कि न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या क्या रह गया, एक हाइड्रोसिलिक कंपाउंड रह गया, एक शुगर हो गए, न्यूक्लियोसाइड्स हो गया, और एक तुम्हारा फॉस्फेट हो गया। यानी कि एक न्यूक्लियोसाइड्स के अंदर क्या क्या चीज़ पाए जाएंगे, हाइड्रोसिलिक कंपाउंड्स यानी कि साइक्लिक कंपाउंड है जो बेंजीन टाइप स्ट्रक्चर है, प्लस एक शुगर जो अटैच हुआ उसके साथ, और एक फॉस्फेट है यानी कि फॉस्फोरस है, वो एलिमेंट है। ये तुम्हारा केमिकल है कि क्या क्या केमिकल प्रेजेंट रहेंगे न्यूक्लियोसाइड्स में। अब देखो न्यूक्लिक एसिड कंसिस्ट ऑफ, अब देखो न्यूक्लिक एसिड, अभी मैं क्यों बोल रहा हूँ, डीएनए और आरएनए का बेसिक स्ट्रक्चर जानने के लिए बता रहा हूँ, ये सब इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियोसाइड्स। फिर से बताता हूँ न्यूक्लियोसाइड्स क्या है। न्यूक्लियोसाइड्स मतलब है कि जो भी साइक्लिक कंपाउंड्स है जो शुगर के साथ अटैच हो जाएगा तब वो न्यूक्लियोसाइड्स कहलाएगा। जब वो फॉस्फेट कंपाउंड के साथ अटैच होगा उसको न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। इसलिए कहा था कि न्यूक्लियोटाइड के अंदर हाइड्रोसिलिक कंपाउंड है, शुगर चूंकि ऊपर अटैच हो चुका है न्यूक्लियोसाइड्स में, और एक फॉस्फेट भी अटैच रहता है इसमें, किसमें, न्यूक्लियोटाइड में। लेकिन न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या अंतर है, न्यूक्लियोटाइड में एक फॉस्फेट रहता है, यानी कि न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड। समझ गए बात को ना, सो सिंपल। अब देखो न्यूक्लिक एसिड्स क्या होता है, देखो कंसिस्ट ऑफ, अभी तो न्यूक्लिक एसिड कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ये देख रहे हो न्यूक्लियोटाइड्स यानी कि हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, 1 शुगर और 1 फॉस्फेट, न्यूक्लिक एसिड में रहते हैं। डीएनए आरएनए यही है, न्यूक्लिक एसिड ही है, समझे। ये बताने के लिए इतना तिग्रमबाजी किए हैं। आरएनए डीएनए डायर पढ़ते हो ना, डायराइबोक्सिक न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड है कि नहीं है, तो न्यूक्लिक एसिड जानने के लिए इतना कुछ कर रहे हैं हम कि न्यूक्लियोसाइड क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड्स ही है, यानी कि न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि पॉलीमर लंबा चेन है जी, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स प्लस न्यूक्लियोटाइड करते 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 जाओगे तो यू विल गेट न्यूक्लिक एसिड, यानी बहुत सारा ब्रांचेस उसका एक साथ जुड़ा हुआ है। न्यूक्लिक एसिड ही रिस्पॉन्सिबल है एक्चुअल में, इसका अंदर जाके हम बात की है, डीएनए के अंदर घुस गए हम, ठीक है। अब उसके अंदर भी जूम कर रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड्स ही है जो रिस्पॉन्सिबल है कि एक पेरेंट्स का पहुंचेगा बच्चे पे, ऑफ स्प्रिंग पे। तो देख लो अब डीएनए आरएनए समझ में आ जाएगा, डीएनए आरएनए यही तो तुम्हारा न्यूक्लिक एसिड्स का टाइप्स होता है, समझे। आरएनए कुछ नहीं है, डीएनए कुछ नहीं, न्यूक्लिक एसिड्स है। और न्यूक्लिक एसिड कैसे बना, न्यूक्लियोटाइड से बना है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल उसी से बना, और बहुत ज़्यादा चेन में है इसलिए न्यूक्लिक एसिड बोल देते हैं। देखो न्यूक्लिक एसिड कंटेनिंग डीऑक्सीराइबोस, जो डीऑक्सीराइबोस शुगर से, ये शुगर का नाम है, जिसमें शुगर डीऑक्सीराइबोस होगा वो कहलाएगा डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, यानी कि डीएनए कहलाएगा। जिसमें राइबोस शुगर है वो राइबो न्यूक्लिक एसिड कहलाएगा, समझे। ये शुगर पे डिपेंड करता है कि कौन सा शुगर अटैच है न्यूक्लियोसाइड के अंदर, तुम्हारा जो कंपाउंड क्या है, हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, उसके साथ कौन सा शुगर है, एक फॉस्फेट तो है, कौन सा शुगर प्रेजेंट है। यदि शुगर प्रेजेंट है हमारा डीऑक्सीराइबोस तो हो गया तुम्हारा डीएनए, यदि वो शुगर राइबोस प्रेजेंट है तो वो हो गया आरएनए, समझ गए ना बात को। अब देखो दोनों डीएनए और आरएनए में ये एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन प्रेजेंट रहते हैं, मगर कुछ कुछ चीज़ें जो प्रेजेंट नहीं रहते, जैसे एग्जांपल देखो ग्वानिन, डीएनए और आरएनए दोनों में प्रेजेंट है। अब ये क्या है, ग्वानिन बताए थे ना ऊपर, शुगर है, देखो मैंने क्या बोला था ऊपर देख लो,
ये नाइट्रोजनस बेसिस हाइड्रोक्सिल कंपाउंड्स में क्या क्या चीज़ होते हैं, तो देखो एडिनिन हो सकते हैं, ग्वानिन हो सकते हैं, यूरासिल हो सकते हैं, साइटोसिन हो सकते हैं, थाइमिन हो सकते हैं, वो बताए थे ना, ये सब नाइट्रोजनस बेस है। यानी कि देखो नाइट्रोजन है, शुगर है और तुम्हारा फॉस्फेट है, ये तीनों जोड़ के होता है, समझे, ये नाइट्रोजनस बेसिस है। देखो तो अब देखो ग्योनिन में क्या है, ग्योनिन जो तुम्हारा है नाइट्रोजनस बेस, ये कहाँ डीएनए और एनए दोनों में होता है। एडिनिन में डीएनए आरएनए दोनों में ये भी पाया जाता है, साइटोसिन डीएनए आरएनए दोनों पाया जाता है, मगर देखो थाइमिन केवल डीएनए में पाया जाता है, उसी तरह यूरासिल केवल आरएनए में पाया जाता है। समझ में आ गया ना जी, कि जो ये नहीं कि पांचों जो हमारा नाइट्रोजनस बेस है ये पाया जाएगा ऐसा नहीं है, 3 कॉमन चीज़ें पाया जाता है, एक नहीं पाया जाता है। सॉल्व। अब देखो डीएनए और आरएनए, इसका इस बेसिक स्ट्रक्चर समझो। द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज डबल हेलिक्स, देखो डबल से है कि नहीं है, डबल हेलिक्स है, ऐसे करके होता है, एक हेलिक्स इधर एक हेलिक्स इधर, और एक तुम्हारा ए टी से मैच है, यानी कि नाइट्रोजन क्या है बेस बना के बैठा है, ए टी ऐसे करके सी एन ऐसे करके ज्वाइन करके रहता है ये सब डीएनए। देखो यहाँ पे है ना डीएनए, देखो ये देखो एक ये देखो बेस पेयर है कि नहीं, लिखा है ना बेस पेयर, तो ये इस तरह अटैच रहता है। तो बोला कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए क्या है, डबल हेलिक्स है, और जबकि आरएनए क्या है, सिंगल है। देखो आरएनए सिंगल है ना, यहाँ पे देखो ये वाला स्ट्रक्चर सिंगल। डीएनए क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का रिजर्वर है, यानी कि रिजर्व करके रखता है डीएनए, जैसे बोले हैं। डीएनए कंटेन्स कोडेड इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोटीन्स टू बी सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल। देखो डीएनए क्या होता है कि डीएनए के पास इंफॉर्मेशन रहता है, ठीक है, प्रोटीन्स कौन सा सेल के अंदर बनने वाला है, यानी कि प्रोटीन्स सेल किस तरह बर्ताव करेगा और प्रोटीन वहाँ पे डेवलप्ड होंगे, वो डीएनए के अंदर कोटिंग है, यानी कि डीएनए क्या इंस्ट्रक्शन है डीएनए के अंदर, और उसके हिसाब से सेल के अंदर प्रोटीन्स जनरेट होते हैं। तो ये बोला डीएनए कंटेन्स कोडेड इन्फॉर्मेशन, यानी कि उसको पहले से इन्फॉर्मेशन यानी कोड कर दिया है कौन सा आपको प्रोटीन प्रोड्यूस करना है। तो डीएनए क्या है, कोडेड इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोटीन्स टू बी सिंथेसाइज्ड, कौन सा प्रोटीन सेल के अंदर बने वो इन्फॉर्मेशन डीएनए के अंदर है। आरएनए देखो कैरीज आउट द प्रोटीन इन सेल बेस्ड ऑन द कोडेड। अब देखो आरएनए कौन सा प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है वो डिपेंड करता है कि डीएनए के अंदर कौन सा इन्फॉर्मेशन है। इसलिए देखो आरएनए और डीएनए में क्या है कि डीएनए जो इंस्ट्रक्शन देता है उसी हिसाब से आरएनए काम करता है, उसको पहले कॉपी करता है। आरएनए क्या करता है, डीएनए को कॉपी करता है, उस हिसाब से करता है, क्योंकि आफ्टर ऑल डीएनए का इंफॉर्मेशन ही आरएनए में काम देता है। देखो वही लिखा गया है कि आरएनए कैरीज आउट द प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन द सेल बेस्ड ऑन द कोडेड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोटीन्स प्रोवाइडेड बाय द डीएनए। डीएनए कौन सा प्रोटीन बोल रहा है जनरेट करने का, प्रोड्यूस करने का, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से लाता है, डीएनए से लाता है, और उसके हिसाब से आरएनए में बनता है। समझिए बात को, यानी कि आरएनए अपने हिसाब से काम नहीं कर सकता, वो इंस्ट्रक्शन कहाँ से मिल रहा है, डीएनए से मिल रहा है। आपको समझ में आ गया होगा। और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कोविड-19 केस में भी, कोविड-19 में भी आरएनए का बहुत सारा चीज़ है कि नहीं है। सो आरएनए हैज द फंक्शन ऑफ डिकोडिंग एंड एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक। तो क्या है, देखो कितना बढ़िया बोल दिया। इसलिए आरएनए काम क्या कि डिकोड करना कि डीएनए क्या बोल रहा है और उसे आपसे जेनेटिकली प्रोड्यूस करना कोई भी चीज़ जो डीएनए तय कर रहा है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग देखो समझ गए, ये इतना कुछ था इसमें डीएनए आरएनए के बारे में, ये बेसिक्स बताया। अब तुमको समझना होगा। अच्छा बताओ लास्ट तो पहुंची थी भैया, जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, देखो इट इन्वॉल्व द टेक्निक्स टू अल्टर द केमिकल कंपोजिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। देखो आप देखो बड़ी बात है, डीएनए आरएनए के बारे में इतना कुछ बता दिया गया तुमको। अब देखो इसमें वो टेक्निक्स है जिसके वजह से क्या कर सकते हैं, हम अल्टर कर सकते हैं, यानी कि हम मॉडिफाई कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं जेनेटिक मटेरियल, यानी कि डीएनए आरएनए में जो भी चीज़ कंपोजिशन है उसको हम चेंज कर सकते हैं। यही तो जेनेटिक इंजीनियरिंग है। CRISPR बोलते थे ना, बायोटेक्नोलॉजी, बिल्कुल ये भी तुम्हारा यही है, इंजीनियरिंग है। जैसे हम वो करते हैं, जैसे हम BT कॉर्न करते हैं, वो भी इंजीनियरिंग है, समझे ना। तो वही बोल रहा है कि ये टेक्निक्स का मतलब क्या हो, जहाँ पे केमिकल कंपोजिशन जो जेनेटिक मटेरियल का है कि कैसे कैसे जीन असेंबल होकर बने हुए हैं, चाहे आरएनए में डीएनए में, उसको हम अल्टर कर सकते हैं। और वही जो फिनोमेना होगा, वही बायोटेक्नोलॉजी का जो फिनोमेना होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहेंगे। ठीक है, देखो इट इन्वॉल्व द टेक्निक टू अल्टर द केमिकल कंपोजिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल वेदर डीएनए और आरएनए एंड दस चेंज द फोनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इससे क्या होता है कि हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म का फोनोटाइप चेंज कर देते हैं। फोनोटाइप क्या होता है, फोनोटाइप मतलब पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास पर्टिकुलर चीज़ ही पाया जाएगा। जैसे है ना कि जैसे अंकित देखने में ऐसा होगा, अंकित का पैर ऐसा होगा, हाथ ऐसा होगा, पर्टिकुलर चीज़ में पर्टिकुलर पाया गया, पर्टिकुलर आदमी में पर्टिकुलर चीज़ पाया गया। यानी कि जो फोनोटाइप है किसी भी ऑर्गेनिज्म उसको चेंज कर सकते हो, यानी कि पर्टिकुलरली डीएनए आरएनए की वजह से उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, पर्टिकुलर उसका फंक्शन ऐसा है, हम क्या करें, मॉडिफाई करके वो फंक्शन ही खत्म कर दे रहे हैं, उसका चेंज कर दे रहे हैं।
समझे, उसका कैरेक्टरिस्टिक चेंज कर दे रहे। वही बोला जा रहा है कि फोनोटाइप मतलब क्या होता है, सेट ऑफ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का जो ऑब्जर्वेबल जिसको देख सकते हो उसको तुम चेंज कर सकते हो बिकॉज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब देखो कैसे, इसमें बहुत बड़ा बात, असेक्सुअल प्रोडक्शन प्रिजर्व द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या है, जहाँ पे मदर एंड फादर इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, मदर खुद बर्थ दे रही है, ऐसा बहुत सारा है कि मदर खुद बर्थ देती है, ऐसा ऑर्गेनिज्म बहुत सारा है। तो उसमें कभी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, जो कहते हो रहता है। जैसे देखो और आइडेंटिकल होता है, जैसे मान लो कि हस्बैंड वाइफ, ठीक है, अब किसी भी ऑर्गेनिज्म को ले सकते हो, केवल एनिमल का नहीं, किसी प्लांट्स का भी जानते हो, पोलिनेशन वगैरह होता है, एक सेल्फ पोलिनेशन होता है कि नहीं होता है, जानते हो। तो बहुत सारे जो होते हैं मादा खुद ही अब गर्भ से बच्चा हो जाता है, मतलब ह्यूमन बीइंग के कॉन्टेक्स्ट नहीं बोल रहा हूँ, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल वही प्रिजर्व होता है, यानी कि माँ की तरह ही बच्चा सेम लगेगा देखने में, चाहे प्लांट्स हो एनिमल्स हो, इस तरह का स्पेशली प्लांट्स में होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैं देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आ जाते हैं, क्यों? क्योंकि फादर का भी जा रहा है, मदर का भी जा रहा है, तो मदर की तरह हूबहू तो होने वाला नहीं है, या फादर की तरह भी नहीं होने वाला है, इसलिए क्या होता है वो मिक्स हो जाता है और वेरिएशन आ जाता है वहाँ पे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। और जो एसेक्सुअल है तो उसमें हूबहू बच्चा जो होगा हूबहू माँ की तरह लगेगा, बहुत कम वेरिएशन के साथ एग्जैक्ट मैच कर जाएगा, क्योंकि हम ही दे रहे हैं, दूसरे का कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो सेम हो जाएगा हमारी तरह। मगर दो आदमी का कंट्रीब्यूशन, जाहिर सी बात है जो बच्चा होगा उसमें दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, सिंपल बात है। देखो समझ गए ना बात को। अब देखो मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा यहाँ पे, एक एग्जांपल देखो, मान लो कि एक कोई प्लांट है, तो मान लो कि वो प्लांट क्या है कि ड्रॉट रजिस्ट करना चाहता है, तो हमने क्या किया, उसको उसका ऑफ स्प्रिंग ऐसा बनाया कि उसने ड्रॉट को रजिस्ट कर दिया, ठीक है। और हम चाहते हैं कि वही प्लांट अब ड्रॉट रजिस्ट कर रहा है, यानी कि सूखा को रजिस्ट कर रहा है, अब वो पेस्ट को भी रजिस्ट करे, तो उसके लिए हमको हाइब्रिड लाना पड़ेगा, दूसरा वाला प्लांट्स का मिक्स करना पड़ेगा, तब जाके वो क्या जो निकलेगा, जो प्रोडक्ट निकलेगा वो डॉट को भी रजिस्ट कर पाएगा और साथ साथ उसको भी रजिस्ट कर, पेस्ट को भी रजिस्ट कर पाएगा। तो मगर जब दो चीज़ को रजिस्ट करेगा तो उसके लिए हम दो अलग को ला रहे हैं, दो को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब देखो जब दो को इंट्रोड्यूस करोगे तो फिर मॉडिफिकेशन भी आना है, हो सकता है कुछ नया कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए उसके अंदर, यही चीज़ है वो बायोसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। होप तो समझ में आ गया होगा। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर, जो ट्रेडिशनल जो तौर तरीका था, देखो उसमें क्या था कि हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर यूज्ड इन प्लांट्स एंड हैज बीन लेड टू द इंक्लूजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन्स अलोंग विद द डिजायरेबल जीन्स। वही बोल रहा हूँ मैं कि तुमने तो किया है कि ड्राउट से बचने के लिए और पेस्टिसाइड से बचने के लिए, अब जो दोनों को मिक्स कर दिया, वहाँ हो सकता है कि तीसरा एक अनडिजायरेबल जीन आ जाए उसके अंदर, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि तीसरा रोग लेके आ गया, वो तीसरे रोग से ग्रसित हो रहा हो, ऐसा हो सकता है ना। हमने ड्रॉट से बचने के लिए काम किया, हमने पेस्ट से बचने के लिए काम किया, मगर जब वो रिजल्ट आ रहा था पता चला कि थर्ड से वो काम नहीं किया, यानी कि डिजायरेबल जो जीन चाहिए था उसके साथ अनडिजायरेबल जीन भी आ गया हमारा, समझे। एक ट्रेडिशनल तरीका में होता था, वही लिखा गया कि ट्रेडिशनल जो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर था, चाहे वो प्लांट के लिए हो एनिमल हस्बेंड्री को, इसके लिए क्या होता था कि अनडिजायरेबल जीन भी डिजायरेबल जीन के साथ आ जाता था वहाँ पे। मगर थैंक्स टू द जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो चीज़ चाहते हैं वहीं हम डालते हैं, द डिजायरेबल हो गया पूरी तरीके से। देखो तो वही बोला टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है, चाहे वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हो, चाहे जीन क्लोनिंग हो, ये जो प्रॉब्लम है कि अनडिजायरेबल जीन भी आया था वो खत्म हो जाता है, बस डिजायरेबल जाएगा वहाँ पे। और देखो एंड अलाउ अस टू आइसोलेट एंड इंट्रोड्यूस ओनली वन और ग्रुप ऑफ डिजायरेबल जीन विदाउट इंट्रोड्यूसिंग अनडिजायरेबल जीन इनटू द टारगेट ऑर्गेनिज्म। बिना अनडिजायरेबल जीन का वो जो डिजायरेबल वही जाता है, वो इसी तरह काम करेगा, बस अब बहुत दुरुस्त वो ड्रॉट को भी सामना कर लेगा ठीक से, और पेस्ट को भी कर लेगा, और कोई तीसरा कोई अनडिजायरेबल जीन नहीं आया उसके पास। तो ये खासियत है जीन टेक्नोलॉजी का, ये खासियत तुम्हारा बायोटेक्नोलॉजी का, ये खासियत है जेनेटिक इंजीनियरिंग का, और उसमें फिर से डीएनए टेक्नोलॉजी ही काम करता है, समझे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जीन क्लोनिंग, ये जीन क्लोनिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसके बारे में हम व्यापक रूप से पढ़ेंगे आने वाले समय में। मैं डे 1 से बोल रहा हूँ ये चीज़, ठीक है ना, आस्ते आस्ते पढ़ेंगे इसके बारे में। देखो तो 3 बेसिक स्टेप्स लेने होंगे जब भी आप कोई जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को। 3 चीज़ ध्यान देना होगा। इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन्स, यानी कि डीएनए को आइडेंटिफाई करना, कौन सा डीएनए सही है, और डिजायरेबल जीन्स जो चाहिए आपको उसको आपने पिक किया। नंबर 1 आइडेंटिफाई, ये जीन जो आपने आइडेंटिफाई किया उसको होस्ट में डाला, किस में आप डालना चाहते हो। हो सकता है कि हमने एनिमल का ले लिया अब प्लांट में डाला, हो सकता है प्लांट रजिस्ट कर दे, प्लांट रजिस्ट कर दे ना, तो हमको उसी हिसाब से डालना पड़ेगा ताकि प्लांट उसी को एक्सेप्ट कर दे। तो वही कहा जा रहा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड जीन, जो हम पहला स्टेप में लाए थे, किस जीन को डालना है उसको होस्ट में डाल लें, कहाँ पे हम चाहते हैं कि
कि हमारा मॉडिफिकेशन उस जीन में डाल दिया, उस होस्ट में डाल दिए जिसके अंदर डालना है। मेंटेनेंस ऑफ द डीएनए, इंट्रोड्यूस डीएनए इन द होस्ट, कैसे वो उसके अंदर रहे, समाहित रहे, ये नहीं कि रिजेक्ट कर दिया तो फिर काम ही नहीं हुआ। कैसे मेंटेन करके रखना, यानी कि होस्ट में कैसे जीन वो रहेगा, बाहर से जो लाए थे कैसे उसके अंदर रहेगा। एंड ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू इस प्रोग्रामिंग, और कैसे जब एनिमल्स, जब प्लांट में जब एनिमल का जीन घुसा दिए तो उसके बाद जो ऑफ स्प्रिंग होगा, उसका जो आएगा, जो संतान होगा, बच्चा होगा, वो कैसे पास ऑन हो पाएगा, क्योंकि वही तो चाहते हैं ना। हम चाहते हैं कि एक प्रॉब्लम इसको है तो वहाँ से जीन इंट्रोड्यूस करके हम करें, जैसे कि हमने टू जो हमने सोइल बैक्टीरियम से जो लाया था जीन बीटी कॉटन के लिए, तो हमने भी इसलिए किया था कि ताकि पिंक बुलवर्म अटैक हो रहा था उससे हम बच सके। हम फिर देखें कि वीडीसैट का प्रॉब्लम है तो हमने फिर एसटीबीटी कॉटन लगा दिया, कि फिर देखें एक बैक्टीरियम फिर सोइल का लेके आए, यहाँ तीसरा मिक्स कर दिया, यहाँ पे दो पहले से बीटी था, एक एसटी लगा दिए। तो हम ये क्या कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि ताकि जो प्रोगेनी हो, आगे का जो भी ऑफस्प्रिंग होगा, वो भी उसके पास भी ताकत आ सके लड़ने के लिए उस चीज़ का। तो उसके लिए 3 तरीका होता है। पहले तो आपको क्या करना पड़ता है, डीएनए को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन डिजायरेबल है, आपके लिए कौन सुटेबल है। उसके बाद फिर होस्ट को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, उसको अंदर डालना पड़ता है। और तीसरा नंबर देखना पड़ता है कितना होस्ट अवेलेबल है, कितना उसको मेंटेन कर रहा है वो चीज़। रजिस्ट कर देगा तो फिर काम ही नहीं बनेगा तुम्हारा। और उसके हिसाब से, और ये भी देखना है कि डीएनए कैसे आएगा ऑफ स्प्रिंग में पास हुआ। ये है तुम्हारा जेनेटिक इंजीनियरिंग। आई होप तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो खत्म कर दिए क्लास को। तो आज क्लास में हमने पढ़ने का प्रयास किया, 2 मिनट हमने पढ़ने का प्रयास किया, इंटरफेरेंट प्रोडक्शन। उसके बाद हमने फर्मेंटेशन बायोटेक्नोलॉजी जाना। उसके बाद हमने जाना बेसिक कॉन्सेप्ट जाना, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट साइटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है। उसके बाद फिर डीएनए आरएनए में क्या डिफरेंस है, नाइट्रोजनस बेस, न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड सब जाने, डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर जाने, और लास्ट में हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में जाना है। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास।